Hello students. So in this lecture we'll talk about the immune system disorders. So previous lectures में काफी सारी immunity के बारे में बात करी है, तो आज disorders के बारे में बात करते हैं which are related to the immune system. ठीक है? So one of the disorders that is the allergy. So we'll start with immune system disorders. ठीक है? So allergy which is known as hypersensitivity, which is known as hypersensitivity, या फिर we can also term it as the allergy. The antibody which is involved in hypersensitivity or allergy is IgE, immunoglobulin E. This causes allergy. ठीक है? दूसरी कौन सी चीज इन्वॉल्व है? So दूसरी जो चीज इन्वॉल्व है आर दी mast cells. कौन सा सेल? Mast cells. This mast cells they secrete histamine. They secrete histamine and serotonin. ठीक है? जो मसल्स अपनी बॉडी में है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या सिक्रीट करते हैं? हिस्टामीन एंड सेरोटोनिन को प्रोड्यूस करते हैं. और जो हिस्टामीन है इसके बारे में आपको एक बात याद रखनी है कि इट इज अ वेसोडाइलेटर. ये ब्लड वेसल्स को क्या कर देता है? एक्सपांड कर देता है. दैट मीन्स कि जो ब्लड अंदर फ्लो हो रहा होगा वो क्या हो जाएगा? प्रेशर कम हो जाएगा. ठीक है? तो मैं आप यहां पे लिख देता हूं इट्स अ वेसोडाइलेटर. दैट मीन्स इट इज गोइंग टू एक्सपांड द ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से द ब्लड प्रेशर इज गोइंग टू डिक्रीज. ब्लड वेसल्स का साइज बढ़ जाएगा तो अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड, उसका प्रेशर कम हो जाएगा. ठीक है? सो दैट इज गोइंग टू बी कॉज्ड बाय हिस्टामीन. इट्स अ वेसोडाइलेटर. वी कैन आल्सो टर्म इट एज द एलर्जी एज exaggerated immune response. ठीक है? तो इट्स अ टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स ओनली. आप हाइपर सेंसिटिविटी बोल लो या फिर आप एलर्जी बोल लो. ठीक है? नाउ एलर्जी में देयर इज समथिंग दैट कॉजेज एलर्जी. वो समथिंग है क्या? दैट इज टर्म्ड एज द एलर्जन. है ना? काफी सारे लोगों को अलग अलग चीजों से एलर्जी होती है, तो वो चीजों को क्या कहा जाता है? दोज थिंग्स आर टर्म्ड एज एलर्जन. तो अगर एलर्जन को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? So allergen is allergy causing agents such as पोलन है, स्पोर्स है, कुछ भी चीज हो सकती है. मैं खाली आई एम मेंशनिंग सम ऑफ देम. पोलन, स्पोर्स, फेदर्स हो सकते हैं. कोई फैब्रिक से हो सकता है, फैब्रिक भी काम कर सकता है एज एन एलर्जन. ठीक है? देन दे कैन बी कोई फूड आइटम है, कुछ आपने खा लिया जो आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम रिजेक्ट कर देगी तो आपको एलर्जी हो जाएगी. ओके? फूड आइटम्स है. इट कुड बी ड्यू टू हीट या फिर कोल्ड या फिर सनलाइट. सो देयर कैन बी वेरियस एलर्जेंस अवेलेबल. ठीक है? आई हैव मेंशन्ड सम ऑफ देम. सो दिस आर द एलर्जन दैट मे कॉज एलर्जी. जो क्या कॉज कर सकते हैं? एलर्जी कॉज कर सकते हैं. एलर्जी को एक दूसरा टर्म भी दिया गया दैट इज साइटोलाइटिक रिएक्शन. एलर्जी इज ऑल्सो नोन एज
known as cytolytic reaction. Cyto is the word that stands for the cell, ठीक है, और लाइटिक का मतलब क्या होता है, लाइसिस. साइटो का मतलब सेल होता है, लाइटिक का मतलब क्या होता है, लाइसिस होता है. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज लाइसिस ऑफ द सेल, सेल टूट रहे हैं, ठीक है. सेल लाइसिस, ठीक है. सो दिस आर द एलर्जेंस. दे मे कॉज व्हाट, दे मे कॉज साइटोलाइटिक रिएक्शंस, या फिर आप नॉर्मल टर्म्स में बोल सकते हो दे कैन कॉज एलर्जी, ठीक है. सो लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जी, ठीक है. सो आई होप एलर्जी क्या है आपको क्लियर हो चुका है. इट्स हाइपर सेंसिटिविटी, ओके. एंटीबॉडी जो इन्वॉल्व है दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन ई इन्वॉल्व होता है, मास्ट सेल्स इन्वॉल्व होते हैं जो हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन प्रोड्यूस करते हैं. हिस्टामिन के बारे में आपको लिखा है इट्स अ वेसोडाइलेटर, जो ब्लड वेसल्स को एक्सपांड कर देता है, ठीक है. एंड वी कैन आल्सो टर्म द एलर्जी एज एन एक्सीक्रेटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है. नाउ एलर्जेंस क्या होते हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं. मैंने सम ऑफ द एलर्जेंस के नाम लिखे हैं, ठीक है. पोलेंस है, स्पोर्स है, फेदर्स, फैब्रिक, फूड आइटम्स, हीट, कोल्ड एंड सनलाइट, ठीक है. और एलर्जी में होता है क्या कि जो सेल्स होते हैं ना उनका लाइसिस होता है, इसलिए एलर्जी को क्या वी कैन आल्सो टर्म इट एज साइटोलाइटिक रिएक्शन, ओके. सेल लाइसिस होती है, ठीक है. नाउ एक एक करके देख लेते हैं अपन एलर्जी. काफी सारे लोगों को पोलेंस से एलर्जी होती है. जब पोलन, जैसे कि प्लांट्स का जब ब्रीडिंग सीजन होता है, तो व्हेन यू आर मूविंग इन द ओपन एटमॉस्फेयर, ओपन सराउंडिंग, तो पोलेंस आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर हो सकते हैं एंड दे वर्क एज एन एलर्जिन, ठीक है. सो दैट थिंग इज नोन एज हे फीवर. क्या कहा जाता है इसे, जब पोलन आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर हो जाता है, इट इज टर्म्ड एज हे फीवर, ठीक है. वी हैव अनदर नेम एज वेल, इट इज आल्सो नोन एज एलर्जिक राइनाइटिस, ठीक है. एलर्जिक क्या कहा जाता है, एलर्जिक राइनाइटिस कहा जाता है, ठीक है. किसको, हे फीवर को, ठीक है. किस चीज की वजह से हो रहा है, सो विल पुट इट एज इट इज ड्यू टू exposure to pollen grains. It could be any of the pollen grain, कोई fixed pollen grain नहीं है, ठीक है. exposure to pollen grain कौन सी चीज को, आपकी बॉडी में कौन से पार्ट को इन्फेक्ट करता है, तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इन्फेक्ट्स या फिर इट अफेक्ट्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक. किसको अफेक्ट करता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करता है, ठीक है. एंड और क्या देखने को मिलेगा सिम्टम्स में, अगर आप देखें, सो देयर इज रेडनिंग ऑफ आई, रेडनिंग ऑफ आईज आपको देखने को मिलेगी. और एक और चीज दैट इज वेरी कॉमन इन हे फीवर, दैट इज रनिंग नोज, नाक का बहना, ठीक है. सो देयर इज गोइंग टू बी रनिंग नोज, ठीक है. सो दिस इज हे फीवर. इट्स अ टाइप ऑफ एलर्जी कॉज्ड बाय व्हाट, exposure to pollen grains, affects the upper respiratory system, okay, causes reddening of eye and running nose. The another name for hay fever is allergic rhinitis. दूसरा देखें, there is asthma. अस्थमा की अगर बात करें तो यहां पे मैंने लिखा था इट अफेक्ट्स द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक. तो अस्थमा में क्या होता है, अफेक्ट्स द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक. अस्थमा में द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इज अफेक्टेड. लिखेगा अपन यहां पे इन्वॉल्व्स लोअर रेस्पिरेटरी
ठीक है. Apart from this, there is accumulation of fluid around air tubes causing pressure. There is accumulation of fluid around air tubes. Causing pressure. ठीक है, एयर ट्यूब्स के ऊपर प्रेशर आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि उनके सराउंडिंग में क्या है, फ्लूइड जम चुका है. नाउ हिस्टामीन मैंने बताया था कि एलर्जी के रिस्पॉन्स में मसल्स इन्वॉल्व होते हैं. तो हिस्टामीन दैट इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द मसल्स. वो क्या करेगा, हिस्टामीन कॉन्ट्रैक्ट्स द ब्रोंकस. आगे मैंने लिखा था इट्स अ वेसोडाइलेटर, बट यहां पे वो ब्रोंकस को भी कॉन्ट्रैक्ट करने का काम कर रहा है. तो हिस्टामीन कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रोंकस. आप यहां पे देख रहे हो कि जो एयर का इनटेक है ना, जिस पैसेज से एयर अंदर जाती लंग्स में, उसे ब्लॉक किया जा रहा है. तो होगा कि आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, यू वोंट बी एबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली. ठीक है, तो हिस्टामीन कॉन्ट्रैक्ट्स द ब्रोंकस. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू कॉज ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स. ठीक है, सांस लेने में काफी प्रॉब्लम होगी. नाउ हाउ कैन वी डील विद दिस थिंग? सो देयर आर एंटी हिस्टामिन ड्रग्स, क्योंकि हिस्टामिन क्या कर रहा है, ब्रोंकस को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. ठीक है, हिस्टामिन कॉन्ट्रैक्ट्स द ब्रोंकस. ब्लड वेसल्स को डायलेट करता था, बट ब्रोंकस को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज द एंटी हिस्टामिन ड्रग्स. एंटीहिस्टामिन ड्रग्स आर यूज्ड. ठीक है, जो क्या करेगा, रिलीफ देगा, ब्रोंकस को कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देगा, एंड आप अच्छे से ब्रीथ कर सकते हो. ठीक है, सो दो एलर्जी बता दी मैंने, हे फीवर दिखा दिया, अस्थमा दिखा दिया. लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट वन मोर. दैट इज यूट्रिकारिया. That is urticaria. So urticaria की अगर बात करें, that is blisters on skin. स्किन के ऊपर क्या हो जाएगा, छाले जैसा हो जाएगा. ठीक है, so these are blisters on skin. ठीक है, और यहां पे जो एलर्जेंस है, स्किन के ऊपर ब्लिस्टर्स हो रहे, तो किसकी वजह से हो रहे हैं? सो एलर्जेंस का काम करेंगे द एलर्जेंस आर क्रीम्स, मे बी सम लोशंस. ठीक है, या फिर nail polish, and it could be due to lipstick as well. Depends from person to person. ठीक है, so that is urticaria, that is blisters on skin. और जो allergens है उनके नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए. Then eczema. Then there is eczema. ठीक है, एक्जिमा की बात करें, सो दैट इज रेडनिंग ऑफ स्किन. ओके, स्किन रेड हो जाएगी, एंड इट इज फॉलोड बाय ब्लिस्टर्स. रेडनिंग ऑफ स्किन,
followed by blisters. ठीक है, eczema, that is reddening of skin followed by blisters. Then there is one more, that is anaphylactic shock. Anaphylactic shock. Okay, so it involves nearly all the tissues, and this is due to, let's say, the bee sting. Involves all the tissue in the body, involves all the tissue in the body. ठीक है, and यहाँ पे I can mention the bee sting. ठीक है, बी स्टिंग की वजह से क्या हो सकता है कि पूरी बॉडी जो है वो शॉक में आ सकती है. अगर काफ़ी ह्यूज अमाउंट में बी ने स्टिंग किया है तो क्या हो जाएगा, शॉक लग जाएगा. इन्वॉल्व्स ऑल दी टिश्यू इन दी बॉडी, दिस गोइंग टू बी शॉक. ठीक है, और ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे अपन क्या यूज़ करते हैं, देयर कैन बी यूज ऑफ पेनिसिलिन. ठीक है, अगर यहाँ देखें जैसे मैंने बताया था मस्ट सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो मस्ट सेल्स they release histamine. ठीक है, हिस्टामिन क्या करता है, इट्स अ वेसोडाइलेटर. तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, फॉल इन ब्लड प्रेशर, causes fall in ब्लड प्रेशर. ठीक है, ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा, कॉसेस फॉल इन ब्लड प्रेशर. और जिसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड है वो टिश्यू तक नहीं पहुंच पाएगा. सो इट मे लीड टू अनकॉन्शियसनेस, it may lead to unconsciousness, and later on the person may die also if the condition is not controlled. Eventually die. ठीक है, सो मास्ट सेल्स हिस्टामीन जो प्रोड्यूस करते हैं, वो हिस्टामीन वेसोडाइलेटर का काम करता था. तो क्या हो जाएगा, देयर वुड बी फॉल इन द ब्लड प्रेशर, और ब्लड, इनफ अमाउंट ऑफ ब्लड इज नॉट गोइंग टू बी रीचिंग द टिश्यू. दैट मीन्स ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, एंड दैट इज द रीजन द पर्सन वुड बिकम अनकॉन्शियस, एंड इफ द कंडीशन इज नॉट कंट्रोल्ड इट मे लीड टू द डेथ ऑफ द पर्सन. ठीक है, ठीक है, सो दिस इज anaphylactic shock that involves a bee sting, okay, and the whole body, whole tissue of the organism. Done? Okay, so let's move ahead now. Now ये जो बातें करी मैंने यहाँ पे different types of allergy, now how can we treat them? तो ट्रीटमेंट की अगर बात करें, ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी डिसऑर्डर्स अपन ने देख लिए. सो ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी की अगर बात करें, सो देयर आर सेवरल ड्रग्स इन्वॉल्व्ड. several drugs involved, जैसे कि
there are antihistaminic drugs. Antihistaminic drugs. Then there can be prednisolone. Prednisolone. This is a drug as well. Then there can be use of steroids use कर सकते हैं, and there can be use of adrenaline as well. ठीक है, steroids भी use कर सकते हैं for the treatment of allergy, and adrenaline can be used. Drugs की अगर बात करें, so we have prednisolone and antihistaminic drugs. ठीक है. Now काफी बार क्या होता है कि जो अपनी इम्यून सिस्टम होती है वो दैट इज ड्यू टू द जेनेटिक डिफेक्ट, अपनी खुद की इम्यून सिस्टम अपने ही सेल्स को, अपने ही टिश्यूज को डैमेज कॉज करती है। इन अ कंडीशन व्हेन द इम्यून सिस्टम कॉजेज हार्म टू द बॉडी इटसेल्फ, दैट काइंड ऑफ डिसीज आर नोन एज ऑटो इम्यून डिसीज। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जब मेरी ही इम्यून सिस्टम मेरे ही टिश्यूज को, मेरे ही सेल्स को डैमेज करेगी तो दैट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज ऑटो इम्यून डिसीज। सो ऑटोइम्यून डिसीज को डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेन बॉडीज ओन इम्यूनिटी गोज अगेंस्ट इटसेल्फ, व्हेन body's own immunity goes against itself. That is known as the autoimmune disease. जब खुद की ही इम्यून सिस्टम, when body's own immunity goes against itself, मतलब खुद के ही टिश्यू को हार्म कॉज कर रही है, तो उसे कहा जाएगा autoimmune disease. So let's talk about the autoimmune diseases. So we have a disease known as rheumatoid arthritis. ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट दिस डिसीज, यहां पे द इम्यून सिस्टम कॉसेस और अफेक्ट्स द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा इम्यून सिस्टम attacks joints of body। ठीक है, यहाँ पे इम्यून सिस्टम किसको अटैक करती है? जितने भी जॉइंट्स है आपकी बॉडी में उनको अटैक करती है। दिस वुड लीड टू व्हाट? जॉइंट पेन। काफी ज्यादा जॉइंट पेन आपको देखने को मिलेगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। और जो इम्यून सिस्टम में जो एंटीबॉडी इन्वॉल्व है, स्पेसिफिक अगर मैं लिखूं, सो इम्यूनोग्लोबुलिन M, IgM इज इन्वॉल्व। ठीक है, तो जो फ्लूइड होता है ना जॉइंट्स में, उस फ्लूइड के ऊपर अटैक करता है कौन? IgM इज इन्वॉल्व एंड अटैक्स fluid present in joints। ठीक है, डन।
दूसरा एक ऑटो इम्यून डिसीज अगर देखें, दैट इज माइस्थेनिया ग्राविस। माइस्थेनिया ग्राविस, माइस्थेनिया ग्राविस की अगर बात करें, ठीक है, यहां पे क्या होता है कि जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है ना, junction between the muscle and the neuron, that is known as the neuromuscular junction, so that particular junction is affected, ठीक है, और it is attacked by the immune system. Neuromuscular junction is affected, ठीक है। मतलब होता क्या है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है ना बिटवीन द जंक्शन, दैट न्यूरोट्रांसमीटर इज अटैक्ड बाय द इम्यून सिस्टम। क्या लिख देते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर इज attacked by immune system. न्यूरोट्रांसमीटर इज अटैक्ड बाय द इम्यून सिस्टम। तो होगा क्या, जो सिग्नल है वो पास ऑन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर सिग्नल आगे पास ऑन नहीं हो पाएगा तो जो मसल कोऑर्डिनेशन है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप लिख देते हैं इज डिस्टर्ब, ठीक है। तो आपको चलने में, मूवमेंट में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। सो दैट इज माइस्थेनिया ग्राविस, जहां पे जो न्यूरोट्रांसमीटर था, ओके, उसको कौन अटैक करता है, न्यूरोट्रांसमीटर इज अटैक्ड बाय द इम्यून सिस्टम। खुद का ही न्यूरोट्रांसमीटर है, खुद की इम्यून सिस्टम है, बट क्या कर रहा है, बिकॉज ड्यू टू सम जेनेटिक डिफेक्ट्स द इम्यून सिस्टम इज अफेक्टिंग द न्यूरोट्रांसमीटर, जिसकी वजह से सिग्नल आगे पास नहीं हो पाता है, कॉसिंग न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन इज डिस्टर्ब्ड, ठीक है। सिंपल एंड इजी। नाउ मूविंग अहेड, I'll talk about multiple sclerosis. मल्टीपल स्क्लेरोसिस। सो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, ठीक है, तो न्यूरॉन के ऊपर आपको पता है कि एक लेयर होता है जिसे माइलिन शीथ कहा जाता है, जो स्क्वान सेल प्रोड्यूस करते थे। सो दैट लेयर इज अटैक्ड बाय द इम्यून सिस्टम। तो अगर वो लेयर नहीं था, वो लेयर किस काम का करता, क्या काम करता था, वो इंसुलेशन का काम करता था। आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, द माइलिन शीथ वर्क्स एज ए इंसुलेटर, जो सिग्नल को लीक नहीं होने देता है। बट अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, द इम्यून सिस्टम इज अटैकिंग द माइलिन शीथ। तो क्या होगा, अब जो सिग्नल पास ऑन हो रहा था न्यूरॉन में से, वो लीक आउट हो जाएगा और नेक्स्ट न्यूरॉन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो अगेन दिस इज गोइंग टू बी द न्यूरॉन मस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो लिखेंगे myelin sheath is disturbed। जो myelin sheath है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। आई एम सॉरी, I should put it as the myelin sheath is destroyed। The myelin sheath is destroyed। और क्या लिखे, तो काम क्या था माइलिन शीथ का, माइलिन शीथ worked as insulator, ठीक है, and does not allow
the signal to lose out of न्यूरॉन। ठीक है, आपका सिग्नल न्यूरॉन से, न्यूरॉन की सरफेस से लीक आउट ना हो जाए, इसलिए वहां पे माइलिन शीट होती है। तो माइलिन शीट वर्क्स एज insulator and does not allow the signals to lose out of neuron। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब माइलिन शीट डिस्ट्रॉय हो जा रही है तो सिग्नल कैन इजीली लूज आउट फ्रॉम द न्यूरॉन, सिग्नल्स और द इलेक्ट्रिक impulses electric impulse is lost by न्यूरॉन, क्योंकि न्यूरॉन के ऊपर जो माइलिन शीट थी वो क्या हो चुकी है, इट हैज बीन अटैक्ड बाय द इम्यून सिस्टम। ठीक है, माइलिन शीट वर्क्स एज इंसुलेटर एंड डज नॉट अलाउ द सिग्नल्स टू लूज आउट ऑफ न्यूरॉन, बट ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द myelin sheath, the electric impulse is lost by the neuron, which causes again neuron muscular coordination is disturbed। अब क्या होगा, फिर से जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन था वो डिस्टर्ब हो जाएगा, मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सो क्या याद रखना है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में जो माइलिन शीथ है विच इज कवरिंग दी न्यूरॉन इज डिस्ट्रॉयड और अटैक्ड बाय द इम्यून सिस्टम। इससे पहले वाले केस में अपने क्या देखा, माइस्थानिया ग्रेविस में, कि जो न्यूरोट्रांसमीटर था उसके ऊपर इम्यून सिस्टम अटैक करती थी। और यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि माइलिन शीथ जो न्यूरॉन को कवर कर रही है उसके ऊपर, उसको इम्यून सिस्टम अटैक कर रही है। ठीक है, देन there's one more, that is chronic anemia। chronic anemia, so यहां पे जो इम्यून सिस्टम है attacks RBC। आरबीसी जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है ना, उसको ही अटैक करती है। कौन, इम्यून सिस्टम इन क्रोनिक एनीमिया। सो इम्यून सिस्टम अटैक्स आरबीसी, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, लो आरबीसी काउंट हो जाता है बॉडी के अंदर। और अगर लो आरबीसी काउंट हो जाएगा तो एक और चीज कम हो जाएगी, दैट इज लो ऑक्सीजन इन बॉडी। और अगर ऑक्सीजन लो हो जाती है, लो एटीपी प्रोडक्शन। ठीक है, सो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा कि ऑक्सीजन एकदम जीरो हो जाएगा तो एटीपी का प्रोडक्शन भी खत्म हो जाएगा। सो दिस कैन ऑल्सो लीड टू एनीमिया एंड द कंडीशन कैन बिकम फैटी। इंसान मर भी सकता है इस कंडीशन में, क्रोनिक एनीमिया। तो आप देखो, मैंने 4 डिसीज डिस्कस किए, चारों में जो इम्यून सिस्टम है, खुद का इम्यून सिस्टम अटैक कर रहा है खुद के ही टिश्यू को। यहाँ पे मैंने क्रोनिक एनीमिया लिखा है, तो मैं एक और बता देता हूँ, डेट इज क्रोनिक हेपेटाइटिस। ठीक है, सो क्रोनिक हेपेटाइटिस की बात करें तो इट्स रिलेटेड टू द लिवर। तो यहाँ पे जो इम्यून सिस्टम है, द इम्यून सिस्टम, या फिर एंटीबॉडीज भी बोल सकते हैं, द इम्यून सिस्टम और द एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय लिवर सेल्स।
ओके, लिवर सेल्स को क्या कहा जाता है? दैट टर्म्ड एज हेपेटोसाइट्स। टर्म्ड एज हेपेटोसाइट्स। इम्यून सिस्टम जो है या फिर एंटीबॉडीज जो है वो क्या करेगी? दे डिस्ट्रॉय द लिवर सेल्स और द हेपेटोसाइट्स। अब लिवर का तो आपको पता है काफी सारे इंपॉर्टेंट रोल्स है। डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, आपकी बॉडी में जो टॉक्सिक चीजें हैं उन्हें डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। देन बाइल प्रोडक्शन। ओके, बाइल आपको पता था एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता था, मतलब काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है लीवर। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो सकता है? इन लॉन्ग रन दिस कंडीशन कैन टर्न टू बी फैट। लिवर फेल हो सकता है ना, लिवर फेल हो जाता तो इंसान की डेथ हो जाती है, क्योंकि लिवर काफी वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक है, सो क्रोनिक हेपेटाइटिस में जो इम्यून सिस्टम है खुद की, वो लिवर के सेल्स को, दैट इज हेपेटोसाइट्स को डैमेज करती है धीरे धीरे। तो काफी सारे जो लीवर के वाइटल फंक्शंस है वो खत्म हो जाएंगे एंड दिस कैन टर्न आउट टू बी फैट। ठीक है, फिर एक और देखते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज mellitus, which is written as IDDM। ठीक है, यहां पे जो पेंक्रियास के अंदर सेल्स होते हैं ना जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं, टू टाइप्स ऑफ सेल, अल्फा सेल एंड बीटा सेल। Alpha cell produces the hormone glucagon and the beta cell they produce insulin। ठीक है, तो यहां पे इम्यून सिस्टम destroys beta cells of पेनक्रियास। ठीक है, तो अगर बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो नो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा। तो इंसुलिन करता क्या है? सो इंसुलिन एक्चुअली डील्स विथ डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ शुगर फ्रॉम द ब्लड, decreases the sugar level from the blood। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन खत्म हो चुका है, तो अब आपके ब्लड में क्या रहेगा? शुगर का लेवल काफी हाई रहेगा, क्योंकि इंसुलिन अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ब्लड sugar level increases। ठीक है, the condition can turn out to be fatal, the condition can turn out to be fatal। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने some of the disease जो important है वो mention करे, those are autoimmune। तो अगर यहाँ पे मैंने बोला है कि यार एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी और वो लिवर सेल्स को अटैक करेगी या फिर बीटा सेल्स को अटैक करेगी, तो यहाँ पे we can term this beta cells and the hepatocytes as what? They can be termed as autoantigen। ठीक है, आरबीसी के ऊपर भी अटैक कर रहा है ना क्रोनिक अनीमिया में, तो उस केस में खुद से अपनी इम्यून सिस्टम खुद से इन चीजों को एंटीजन कंसीडर कर रही है, इसीलिए आई एम यूजिंग द टर्म ऑटो एंटीजन। क्योंकि एंटीजन नॉर्मली तो क्या होता है? फॉरेन बॉडी होती है ना, एनीथिंग दैट इज फॉरेन टू योर बॉडी इज नोन एज एंटीजन। बट यहाँ पे अपनी बॉडी ड्यू टू द जेनेटिक डिफेक्ट इट इज कंसिडरिंग इट्स ओन सेल, ओन खुद के सेल्स को, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा ऑटो एज एंटीजन।
तो जो क्रोनिक एनीमिया आपने देखा उस केस में ऑटो एंटीजन कौन है? सो उस केस में ऑटो एंटीजन है आरबीसी, बिकॉज एंटीबॉडीज अटैक कर रहे हैं आरबीसी के ऊपर। फिर अभी आपने देखा इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, तो इसके अंदर कौन ऑटो एंटीजन है? तो इसके अंदर ऑटो एंटीजन है बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास, क्योंकि एंटीबॉडीज किस पर अटैक करेगी? बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास पर अटैक करेगी, ठीक है। और एक और अपन ने देखा क्रोनिक हेपेटाइटिस, तो क्रोनिक हेपेटाइटिस के केस में ऑटो एंटीजन कौन है? लीवर सेल्स, termed as hepatocytes, ठीक है, सिंपल एंड इजी। सो दिस वर सम ऑफ दी ऑटो इम्यून डिसीजेस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है, ऑटो एंटीजन वाली बात भी आपको समझ में आ गई है, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव अहेड और एक और चीज देख लेते हैं यहाँ पे, दैट इज द ग्राफ्ट रिजेक्शन। ऑटो एंटीजन मैंने क्यों बोला पता चल गया ना आपको, क्योंकि खुद की बॉडी के टिश्यू को कंसिडर किया जा रहा है एज एंटीजन, ठीक है। आरबीसी खुद का, बीटा सेल्स खुद के, हेपेटोसाइट्स खुद के, इनको इम्यून सिस्टम अटैक कर रही है, ठीक है। ओके, सो ग्राफ्ट रिजेक्शन। काफी बार क्या होता है कि आप अगर कोई टिश्यू किसी से लेते हो, एक्सेप्ट करते हो, तो आपकी बॉडी उस टिश्यू को एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है, बिकॉज द टिश्यू डज नॉट बिलोंग टू यू, इट बिलोंग्स टू समबडी एल्स, ठीक है। तो दैट इज नोन एज ग्राफ्ट रिजेक्शन। यहां पे मैं लिखता हूं रेसिपिएंट्स इम्यून सिस्टम एक्ट्स अगेंस्ट ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांट। रेसिपिएंट्स immune system acts against the transplant or the graft, ठीक है। सो ग्राफ्ट रिजेक्शन में क्या हो रहा है कि जब जो रिसिपिएंट है, जिसने जो टिश्यू एक्सेप्ट किया या ऑर्गन एक्सेप्ट किया किसी से विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट्स बॉडी, तो रिसिपिएंट्स की इम्यून सिस्टम क्या कर सकती है? उस पर्टिकुलर ऑर्गन को या ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर सकती है, ठीक है। सो दैट इज नोन एज ग्राफ्ट रिजेक्शन। अब यहाँ पे देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट, देख लेते हैं, जैसे कि आइसोग्राफ्ट। सो आइसोग्राफ्ट ग्राफ्टिंग की अगर बात करें, सो दैट इज अ ट्रांसप्लांट और ग्राफ्टिंग बिटवीन ट्विंस, और वो भी कौन से? आइडेंटिकल ट्विंस, तो उसे कहा जाएगा आइसोग्राफ्ट। ग्राफ्टिंग बिटवीन identical twins, so that is known as isograft. Then autograft, ये तो नाम से आपको पता चल जाएगा what does it mean. That is grafting between same body. ग्राफ्टिंग बिटवीन सेम बॉडी, ठीक है। खुद के ही अंदर अगर आप ग्राफ्ट करा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप यहाँ से आपके पाँव से स्किन निकाल के अगर यहाँ पे आपको स्किन बर्न हो चुका है और वहाँ पे स्किन लगा रहे हो आप, ठीक है, तो मतलब खुद की ही बॉडी का टिश्यू आप एक जगह से दूसरी जगह पे यूज कर रहे हो, दैट इज टर्म्ड एज ऑटोग्राफ्ट। देन देयर इज एलोग्राफ्ट। सो एलोग्राफ्ट की अगर बात करें, दैट इज ग्राफ्टिंग बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज। ग्राफ्टिंग बिटवीन
members of same species. Grafting between members of same species is known as allograft, and there's one more, that is xenograft. ठीक है, xenograft की अगर बात करें, that is grafting between different species. ठीक है, अगर दो different species के बीच में टिश्यू एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, that is known as xenograft. Grafting between different species. ठीक है, so isograft is grafting between identical twins, autograft that is grafting between the same body, allograft that is grafting between members of the same species, and xenograft that is grafting between different species. ठीक है, now when you take a graft or a tissue which does not belong to your body, तो आपकी इम्यून सिस्टम रिएक्ट करेगी. ओके, तो उस केस में आपकी इम्यून सिस्टम को शांत करने के लिए या थोड़े टाइम पीरियड के लिए डीएक्टिवेट करने के लिए क्या यूज किया जाता है. ठीक है, जैसे आपने कोई ग्राफ्ट लिया, कोई टिश्यू लिया किसी से भी, तो बट ऑब्वियसली दैट टिश्यू और द ग्राफ्ट इज एन एंटीजन, तो आपकी बॉडी, आपकी इम्यून सिस्टम एंटीजन का प्रोडक्शन तो करेगी ही. तो हाउ टू गेट रीड ऑफ दैट थिंग, तो व्हाट वी यूज ड्रग्स, जिन्हें कहा जाता है इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स. इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स. ठीक है, तो नाम से ही आपको पता चला कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए जो ड्रग्स यूज किए जाएंगे, दोज आर टर्म्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स. यहां पे मैं लिख देता हूं, इट सप्रेसेस द इम्यून सिस्टम. सप्रेसेस इम्यून सिस्टम. ठीक है, तो इसमें एक सबसे ज्यादा जो ड्रग यूज किया जाता है, दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए. द नेम ऑफ द ड्रग दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए. ठीक है, इट्स द नेम ऑफ द ड्रग. काम क्या करता है, इट ब्लॉक्स द टी हेल्पर सेल. इट ब्लॉक्स टी हेल्पर सेल्स. ठीक है, ये एक ड्रग हो गया विच इज वर्किंग एज ए इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग. दूसरे ड्रग की अगर मैं बात करूं, देयर इज कॉर्टिसोल. ठीक है, कॉर्टिसोल इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रिनल ग्लैंड, या फिर आप बोल सकते हैं हार्मोन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड. The hormone of adrenal gland. ठीक है, तो दोनों they can work as the immunosuppressive drugs. ठीक है, नाउ एक और देख लेते हैं, इम्यूनो डेफिशिएंसी. इम्यूनो डेफिशिएंसी अगर देखें, इम्यूनो नाम से आपको पता चला कि इम्यून सिस्टम डिफिशिएंट है. द इम्यून सिस्टम इज नॉट कैपेबल, द इम्यून सिस्टम इज डेफिशिएंट, इसलिए यहां लिखा है इम्यूनो डेफिशिएंसी. सो वी हैव वन एग्जांपल दैट इज SCID. क्या कहा जाता है, SCID, दैट इज severe combined immunodeficiency. Severe combined immunodeficiency.
ठीक है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है, आपकी इम्यून सिस्टम वीक हो रही है। क्यों वीक हो रही है? बिकॉज आपके दो सेल्स जो सबसे इंपॉर्टेंट थे, द बी सेल्स एंड द टी सेल्स आर एब्सेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यू टू सम जेनेटिक एबनॉर्मलिटी बी सेल्स and T cells are absent। आपको बताइए बी सेल्स कितने इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, सॉरी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं। टी सेल्स एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, मेमोरी स्टोर करने का भी काम करते हैं बी सेल्स एंड टी सेल्स। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो यहाँ पे ये दो सेल्स ही एब्सेंट है मेन। तो आप सोच सकते हो कि आपकी इम्यून सिस्टम का क्या हालत होगा। ठीक है, दूसरी अगर कंडीशन देखें, दैट इज एड्स। दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, और यहां पे जो चीज एड्स कॉज करता है उसका नाम क्या है? दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV। ठीक है, दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, तो ये वायरस क्या करता है? ये वायरस जो है इट अटैक्स एंड डिस्ट्रॉयज इम्यून सिस्टम को अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है पूरा। मतलब द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एड्स इज नॉट गोइंग टू हैव एनी इम्यून सिस्टम, कि उसकी इम्यून सिस्टम पूरी क्या हो चुकी है? डिस्ट्रॉय हो चुकी है ना। इट इज द पर्सन इज इम्यूनोडेफिशिएंट, डज नॉट हैव इम्यून सिस्टम। ठीक है, सो दो कंडीशन अपन ने डिस्कस कर लिया, SCID सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। यहाँ पे बी सेल्स एंड टी सेल्स ही एब्सेंट है, और यहाँ पे एड्स जो है डिसीज, जिसका जो वायरस है HIV, वो क्या करता है? जब आप इन्फेक्ट हो जाते हो तो अटैक करता है इम्यून सिस्टम को, और अटैक करके पूरी इम्यून सिस्टम खत्म कर देता है। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। डन। सो आई कीप दिस मच फॉर द लेक्चर। आई होप आपने लेक्चर को अच्छे से गो थ्रू किया है, आपको बातें समझ में आई है। इफ यू हैव एनी डाउट्स ड्रॉप मी अ मैसेज। ठीक है, सो आज के लेक्चर में जो भी डिस्कस हुआ है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो मेक श्योर गो थ्रू द लेक्चर प्रॉपर्ली। नोट्स बन जाने के बाद आपको मुझे व्हाट्सएप करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।